अब तक की कहानी कुछ ऐसी थी कि एटम की एग्जिस्टेंस को फील किया था किसी ने, वो थे ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफर। ये बात है 400 BC की, जब इंडियन फिलोसफर एंड ग्रीक फिलोसफर ने कुछ कुछ सोचा कि अगर हम एक मैटर को कट करें तो उसकी कटिंग उसको स्मॉलर पार्ट्स में कट करी जाए, तो क्या ऐसा होगा कि हम इस प्रोसेस को फॉर एवर के लिए कर सकते हैं, मीन्स इन्फाइनाइट टाइम के लिए हम मैटर को कट कर सकते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस। तो उन्होंने सिंपली कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा पार्ट आएगा मैटर को जब हम कट करेंगे, तो ऐसा स्मॉल पार्ट आएगा, टाइनी पार्ट आएगा, जब हम उस पार्टिकल को, जब हम उस मैटर को कट नहीं कर सकते। तो जो वो पार्ट था जो अनकटेबल था या नॉन डिविजिबल था, उस मैटर का जो कट नहीं किया जा सकता था फर्दर, तो उसको नेम दे दिया। जैसे इंडियन फिलोसफर जो महर्षि कन्नडा थे, उन्होंने नेम दिया इसको परमाणु, और वही ल्यूसिफस एंड उसके जो स्टूडेंट थे डेमोक्रिटस, उसने इसको नेम दे दिया एटोमियो या एटोमस, जिसका बाद में मॉडर्न नेम एटम जैसे हम जानते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है हर एक मैटर का, मीन्स हर एक मैटर एटम्स के साथ ही बना हुआ है। क्योंकि इनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, इन्होंने जिस कह दिया था कि ऐसा होगा कि मैटर को हम इनफाइनाइट टाइम तक कट नहीं कर सकते, ऐसा टाइनी पार्ट होगा मैटर का जिसको हम कट नहीं कर सकते, तो उसको हम एटम कहेंगे। क्योंकि इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, ये सिर्फ आइडिया या थॉट ही था, तो इनका जो आइडिया था ना, वो 2000 ईयर से लेकर 2200 ईयर तक ये किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर बाद में आए थे जॉन डाल्टन, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, जिन्होंने 1818 में एटम को या एटम की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था साइंटिफिकली। तो अभी डेल्टन ने किया क्या था, साइंटिस्ट को लगता था जो एयर है ना वो डिफरेंट गैसेस से बनी हुई है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेस। हाउएवर साइंटिस्ट को ये लगता था कि ये जो गैसेस हैं वो इंडिविजुअल गैसेस नहीं है, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना वो एक जॉइंट यूनिफॉर्म केमिकल कंपाउंड है जिसमें ये सारी की सारी गैसेस मिक्स हुई हैं। लेकिन डेल्टन ने उसको डिसएग्री किया। डेल्टन का मानना ये था कि जो एटमॉस्फेयर है ना वो जस्ट अ मैकेनिकल मिक्सचर है, जहाँ पे जो गैसेस है ना वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है, मीन्स जो गैस की पार्टिकल्स है ना वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि क्राउडेड है, मीन्स क्राउडेड मीन्स बहुत सारे गैसेस के पार्टिकल्स एक साथ हैं। तो उसने पता क्या किया, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। जैसे एक एक्सपेरिमेंट था कि उसने दो टाइप की गैसेस ले ली, गैस ए एंड गैस बी। गैस ए को एक कंटेनर में रख दिया और उसको लिड को उसने बंद कर दिया। बी गैस के साथ भी ऐसा ही किया, उसने उसकी लिड बंद कर दी। फिर उसने इक्विलिब्रियम आने तक का वेट किया। फिर उसने गैस का प्रेशर मेजर करा, ए का भी करा, बी का भी करा। ए का कुछ कुछ प्रेशर आया, बी का कुछ कुछ प्रेशर आया, तो उसने उस प्रेशर को नोट करिए कि ए का गैस प्रेशर कितना आया और जो बी वाले का प्रेशर वो कितना आया। फिर उसने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और उसमें ए वाली भी गैस डाल दी, उसमें बी वाली भी गैस डाल दी। अभी उसने बड़ा कंटेनर लिया जिसमें ए गैस भी डाल दी और बी गैस भी डाल दी। तो उसने देखा जो टोटल प्रेशर आया ना मिक्सचर ऑफ गैसेस का, वो जितना ए का था, जब हम उसको बी वाले के साथ प्रेस कर देंगे प्रेशर को, तो उतना ही प्रेशर आएगा ए प्लस बी मिक्सचर ऑफ गैस का। फिर उसने देखा कि जो ए के जो पार्टिकल्स थे गैस के और बी के पार्टिकल्स थे, इन्होंने एक दूसरे को इग्नोर किया, कंप्लीटली इग्नोर किया, और इंस्टेड इन्होंने बिहेव किया इंडिपेंडेंटली इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। तो जो उस कंटेनर में एम्प्टी स्पेस थी ना, कुछ ले ली ए के मॉलिक्यूल्स ने, कुछ ले ली बी के मॉलिक्यूल्स ने, कुछ प्रेशर लगाया ए के मॉलिक्यूल्स ने, कुछ प्रेशर लगाया बी के मॉलिक्यूल्स ने। तो टोटल प्रेशर कितना हुआ, जितना ए वाले ने लगाया और जितना बी वाले ने लगाया, जब हम उनको टोटल कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो जितना प्रेशर आएगा वो होगा टोटल प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैसेस का, जो ए और बी की थी। तो इसने देख लिया, अच्छा वो इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं। आफ्टर उसके बाद इसने क्या किया, उसने किया कि वाटर के अंदर डिफरेंट गैसेस को डिजोल्व करवाया, और उसने ये कंक्लूजन करी कि वाटर सारी की सारी गैसेस को सेम अमाउंट में अब्जॉर्ब नहीं करता है। कुछ गैसेस की वो ज़्यादा अमाउंट को एब्जॉर्ब करता है इनसाइड, और कुछ गैसेस की अमाउंट कम एब्जॉर्ब करता है। मतलब जो वाटर है ना, वाटर ने कुछ कुछ गैसेस को तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब अपने अंदर ले लिया, और कुछ ऐसी गैसेस थी जिनको उसने बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्ब किया। तो उसने सोचा कि ऐसा तो तभी हो सकता है कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो, उनका साइज बड़ा या छोटा हो, मीन्स अगर उसके गैस के पार्टिकल्स के डिफरेंट साइज और वेट के होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। फिर उसने बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, जिससे उसे ना एक मैथमेटिकल पैटर्न दिखा कि जब भी मैं कुछ एलिमेंट्स को जब मैं कंबाइन करता हूँ और वो कंपाउंड बनते हैं, तो वो हमेशा सेम रेशियो के साथ ही जुड़ते हैं। मतलब अगर हम एग्जांपल लें कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ती है, या 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ती है। सेम जो 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, जहाँ तो सिर्फ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी, या 160 ग्राम या 320 ग्राम ही। मतलब हमेशा ये 16 ग्राम या 32 ग्राम इन द केस ऑफ कार्बन के साथ, और 80 ग्राम 160 ग्राम और 320 ग्राम इन द केस ऑफ नाइट्रोजन के साथ। तो ऐसा क्यों, किसी भी अमाउंट में जुड़ सकती है। अगर तो मैटर कॉन्टिन्यूस है तो किसी भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी अमाउंट ऑक्सीजन की जुड़ सकती है नाइट्रोजन के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि वो बेसिक एक पैटर्न के साथ या एक नंबर में ही जुड़ रही है, तो ये तो सिर्फ तभी हो सकता है कि जब एलिमेंट्स खुद किसी काउंटेबल पैकेज के साथ बने हों, या ऐसी चीज़ के साथ बने हों जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फिर जब इसने इसकी रेशो निकाली, जैसे ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसकी रेशो आई 2:1, जो कि एक परफेक्ट होल नंबर है। क्योंकि ये परफेक्ट होल नंबर में आया है, तो ये प्रूव करता है कि कुछ ना कुछ जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वैसी चीज़ से बने हुए हैं एलिमेंट्स। अगर तो जो रेशो है वो 1.5 रेशो 2.5 या ऐसी कुछ रेशो आती, तो हम कह सकते थे कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो परफेक्ट होल नंबर में आ रहा है, मीन्स उस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं। देखो, उसने कहा कि मैटर अगर तो कॉन्टिन्यूस होता तो ऑक्सीजन की कोई भी अमाउंट नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकती थी, पॉइंट्स में भी जुड़ सकती थी, वैसे भी जुड़ सकती थी, अगर मैटर कॉन्टिन्यूस होता। इसका मतलब ये है कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है,
मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो खुद किसी काउंटेबल यूनिट के साथ बने हुए हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको काउंटेबल पैकेट्स या काउंटेबल यूनिट कहा गया, जो स्मॉल टाइनी ब्लॉक्स हैं। जिसके बाद उसने रियलाइज किया कि इंडियन और ग्रीक फिलोसफर थे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं सच ही कहा था कि जो मैटर है ना वो एटम्स के साथ बना हुआ है, जिसको यहाँ पे इसने काउंटेबल पैकेट्स कहा है। तो डेल्टन ने इन काउंटेबल पैकेट्स को नाम दिया था एटम्स। तो डेल्टन ने कहा कि ये जो एटम है ना वो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है इस यूनिवर्स का, जिसको एटम का नाम दिया गया। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल कहा एटम को, लेकिन हमें पता है कि एटम के अंदर भी बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल तो नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाद में पता किया गया था कि वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर उसने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हमेशा ही डिफरेंट होंगे, मतलब उनका कभी भी मास, उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। लेकिन उसके बाद आइसोबार का कॉन्सेप्ट आया। फिर उन्होंने कहा कि जो मैटर है ना वो एक्सट्रीमली स्मॉल टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स के साथ बना हुआ है, जिसको हम एटम कहते हैं। और सेम एलिमेंट के जो एटम्स है ना वो आइडेंटिकल होंगे साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में। बट हमें पता है कि आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के जिनका साइज और मास डिफरेंट होता है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उसने कहा एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मींस ये कटेबल नहीं है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब के टाइम के तो हमें पता है कि एटम्स को कट कर सकते हैं, मींस उसको 20 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर में। तो उसने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहाँ पे एटम्स सेपरेट हो जाते हैं, जहाँ पे डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर जाते हैं, जहाँ वो रीअरेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन, बट दे नेवर डिसअपीयर और चेंज इनटू अदर एलिमेंट्स। तो इसकी कुछ एटम की कुछ बातें तो ठीक थी, लेकिन बहुत सारी बातें गलत थी। जैसे एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद इनकी डिस्कवरी हुई थी। और इन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होंगे, उनके कभी भी मास या प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। लेकिन आइसोबार्स आ गए, इन्होंने कहा था कि सेम एलिमेंट का जो एटम है ना वो हमेशा आइडेंटिकल होगा, उसका साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज। बट आइसोटोप्स आ गए यहाँ पे। तो डेल्टन ने फिर अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, और जिसमें उसने बिलियार्ड बॉल मॉडल बनाया था। कि डेल्टन चाहता था कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं वर्ल्ड को एक विजुअल वे दूं कि वो कैसे एक एटम को देख सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने ऐसा सोचा या ऐसी इमेजिनेशन की कि जो एटम है ना वो टाइनी, छोटा, हार्ड, सॉलिड, मेसी स्फीयर है, ऐसा जस्ट लाइक ऐसा जैसे हाइड्रोजन का छोटा, बस ये इसने ऐसे ब्लॉक्स बनाए थे। सिंपली एक बॉल्स थी, वुडन बॉल्स थी, जिसको एक को हाइड्रोजन का नाम दे दिया, किसी को कार्बन का दे दिया, किसी को नाइट्रोजन का दे दिया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को ऐसे ऐसे नाम दे दिया कि वो टाइनी, छोटे, हार्ड और सॉलिड मैसी स्फीयर है, जिसमें कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म है, अनब्रेकेबल है, इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, एंड इसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे जैसे स्टडीज फर्दर हुई, तो हमें ये पता चला कि जो एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है उसके फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिसमें सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की और फिर न्यूट्रॉन की। तो ये पाया गया कि जो डेल्टन ने थ्योरी दी अपनी एटॉमिक थ्योरी, तो वो तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक गलत है। चाहे उसने एक टॉपिक प्रोवाइड कर दिया था इन्वेंशन का, एक्सपेरिमेंट्स का, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा गलत थी। फिर हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जो डिस्कवरी की थी, जो नेम जाता है, क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को। तो ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए लगातार। फिर एंड में जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ये बताया कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, मींस एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे, जिसमें फाराडे का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये वो साइंटिस्ट थे जो मानते थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उसको हम गैसेज या वैक्यूम के अंदर भी कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन पुराने साइंटिस्ट ये कहते थे, अर्ली साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जहाँ तो वो सॉलिड वायर के थ्रू हो सकती है, जहाँ तो वो किसी सोल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर हो सकती है। लेकिन फाराडे ये नहीं मानते थे। तो फाराडे ने किए दो एक्सपेरिमेंट्स, एक की इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, और एक की इलेक्ट्रिसिटी इन गैस एंड वैक्यूम ने डिस्चार्ज ट्यूब। इसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर करते करते, एडवांस लेवल पे करते करते, साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लिए। फैराडे ने जब इलेक्ट्रोलिसिस की सोल्यूशन में, तो उसने ये देखा कि जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा जो अमाउंट है ना सब्सटेंस का, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। मतलब जितना ज़्यादा मोर स्ट्रॉन्ग लॉन्गर करंट होगा, उतना ही ज़्यादा मटेरियल अटैच होगा, कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। दूसरा, जहाँ पे साइंटिस्ट को लगता था कि सिर्फ सॉलिड वायर या लिक्विड सोल्यूशन के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है, फैराडे ने क्या किया, उसने एक ग्लास ट्यूब बनाई। मानो ऐसी, ये क्या है, एक ग्लास ट्यूब है जो सील्ड है, जहाँ पे यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा है, जहाँ से वो क्या करेगा, वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, एक्सेस गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल लेगा। लो प्रेशर कर देगा। लो प्रेशर कैसे करेगा, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो गैस के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल लेगा, तो अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स कम बचेंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। जब गैस के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अगर कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उसका, इस कंटेनर का जो प्रेशर है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और उसने फिर टू मेटल की थिन पीसीज, जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक कैथोड एक एनोड, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, और इसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ लगा दिया। जब इसने ऐसे किया और हाई वोल्टेज की बैटरी जब उसने ऑन करी, तो जो इलेक्ट्रिक करंट था ना वो फ्लो हुआ।
तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट था, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे कैथोड से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो बहुत स्पीड से गए और यहाँ पे थे गैस के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे थे गैस के मॉलिक्यूल्स। जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन ये गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ हिट करे तो आयनाइजेशन होगी गैस की। जब आयनाइजेशन होगी मीन्स इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और जो एटम है गैस का वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जिससे जो इलेक्ट्रॉन था ना गैस का और जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो बहुत हाई स्पीड से कहाँ पे गए, एनोड की साइड, पॉजिटिव की साइड। जब यहाँ पे हिटिंग हुई तो कहीं कहीं पे ना यहाँ पे ग्लो करा। वैसे तो इनविजिबल रेज आ रही थी कैथोड से एनोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ भरी हुई थी। क्योंकि ये इनविजिबल थी तो हमें पता नहीं लग सकता था, लेकिन वहाँ क्योंकि हिट करी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स के साथ हिट करी, उनकी आयनाइजेशन हो गई, तो कुछ कुछ यहाँ पे जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का फिनोमिना नहीं होता, तो वैसा कुछ कुछ उसने देखा। तो फराडे ने ये प्रूव कर दिया है कि सिर्फ सॉलिड वायर या लिक्विड में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, बल्कि वैक्यूम में और गैसेस के प्रेजेंस में और वैक्यूम में भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो सकती है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर साइंटिस्ट ने करा, फिर इसकी जो इनविजिबल बीम ऑफ लाइट था उसका नेचर देखा, वो कैसा है कैसा नहीं है, ये रेज कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करते 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 इन्होंने इलेक्ट्रॉन को भी फाइंड कर लिया। फिर है विलियम क्रूक्स, जिसने क्या किया, इसी ग्लास ट्यूब को सुपीरियर कर दिया, कैथोड रे ट्यूब को सुपीरियर कर दिया और अच्छे से बनाया और इसको नाम दिया क्रूक्स ट्यूब। तो इससे क्या हुआ, विलियम ने देखा कि जो ये रेज आ रही है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है और आ कहाँ से रही है, कैथोड वाली साइड से आ रही है और कहाँ जा रही है, एनोड वाली साइड पे जा रही है। और ये जो रेज है ना बेसिकली वो लाइट रेज की तरह नहीं है, ये एक्चुअली पार्टिकल लाइक नेचर है या पार्टिकल्स ही है। सिंपली अगर आप इसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ो तो क्या करा उसने इसके अंदर क्या करा, ये उसका मान लो विलियम क्रूक की जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसने यहाँ पे मेटल का कटआउट रख दिया जिसको माल्टीज क्रॉस भी कहते हैं। तो इसने जब स्विच को ऑन किया, जब हाई वोल्टेज आई तो क्या हुआ, रेज हमें तो पता है ऐसे सीधी गई, कैथोड से एनोड की तरफ गई, कैथोड से एनोड की तरफ गई, कैथोड से एनोड की तरफ गई। लेकिन जहाँ पे ये वाला ब्लॉक आ गया वहां पर तो ये जो रीज है यहीं पे रुक गई, वो आगे नहीं जा पाई। लेकिन जो इसके ऊपर और नीचे था वो वाली रीज तो सीधी सीधी चल गई। इससे क्या हुआ, जो एनोड वाली साइड पे ना ऐसा डार्क सा स्पॉट बना जहाँ पे कोई भी रीज नहीं दिखी, कैथोड से एनोड की तरफ गई। जब कैथोड से एनोड की तरफ गई तो कुछ रीज को तो इसने ब्लॉक कर दिया, जो ब्लॉक कर दिया वहां पे शेडो आ गई, उसके पीछे क्या आ गई, शेडो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेज है वो कैथोड से एनोड की साइड ही जा रही है और ये स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है। तो उसके एक एक्सपेरिमेंट से तो ये पता चला कि जब एनोड की साइड पे शैडो बनी, मतलब जो रेज है वो कैथोड वाली साइड से एनोड वाली साइड में जा रही थी, प्लस ये जो रेज है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। सेकंड था, उसने क्या किया था कि उसने बताया था कि ये जो रेज है वो लाइट रेज नहीं है, मतलब पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी शो करती है। तो उसने पैडल व्हील रख दिया, कहाँ पे रख दिया, जहाँ पे इसने ये वाला क्यूब रखा है ना वहीं पे इसने क्या रख दिया, पैडल व्हील रख दिए। जब उसने पैडल व्हील रख दिए और फिर क्या करा, इसको ऑन करा, तो आपको पता है इनविजिबल लाइट कहाँ से, कैथोड से एनोड वाली साइड गई। जब कैथोड से एनोड वाली साइड गई अगर तो ये सिर्फ लाइट रेज होती तो इसके पास कुछ नहीं होना था, क्योंकि ये व्हील मूव नहीं करना था, क्योंकि वो पार्टिकल्स के साथ बनी थी। जब पार्टिकल्स पैडल के साथ बहुत हाई स्पीड के साथ टच हुए, स्ट्राइक करे, कोलाइड करे, तो वो व्हील जो स्पिन करने लग पड़ा, गोल 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 घूमने लग पड़ा। मतलब जब उन्होंने पैडल व्हील उसके सेंटर में रख के जब स्विच को ऑन किया तो पैडल व्हील घूमने लगा। तो अगर वो पैडल घूमने लगा मतलब कुछ उसके ऊपर हिट कर रहा है, तो हिट क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज मूव कर रही है उसकी मतलब उसके ऊपर कोई चीज हिट कर रही है, बहुत ज्यादा स्पीड से हिट कर रही है, तभी तो वो जो पैडल है वो मूव कर रहा है। तो इससे ये पता चला कि वो जो रेज है ना, जिसने उस इनविजिबल रेज जिनको कैथोड रेज कहा गया, तो उनका कुछ ना कुछ मास और मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब स्पीड, हमें पता है ये बहुत ज्यादा स्पीड से यहाँ जाती हैं, तो इसके पास कोई ना कोई स्पीड है, मोमेंटम है और कुछ ना कुछ इनका मास है, मतलब वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है। तो विलियम क्रॉक्स ने बताया कि ये स्ट्रेट लाइन में जाती हैं और ये पार्टिकल नेचर की होती है, मीन्स ये पार्टिकल से भरी हुई है। हालांकि सिर्फ विलियम क्रॉक्स ने ही ये नहीं बताया था, और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि ये जो कैथोड रेज है ना, जो कैथोड से आ रही है एनोड में जा रही हैं, ये और भी साइंटिस्ट ने बताया था। तो इसने सुपीरियर ऐसे किया था ग्लास ट्यूब को कि फराडी के पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल्स को बाहर सक आउट कर सके। इसकी वजह से बहुत सारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो अंदर ही रह गए थे, आयनाइजेशन हुई गैस के एटम्स की। लेकिन विलियम क्रूक्स ने एक सुपीरियर डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी, लास्ट डिस्चार्ज ट्यूब, जहाँ पे उसने एक स्पेशलाइज पंप लगाया था उसको गैसेस के मॉलिक्यूल्स को पंप सक आउट करने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर सक आउट कर लो, मीन्स अंदर बहुत कम लो प्रेशर क्रिएट करना है। तो इसने देखा कि जो स्टीम आ रही है ना, मीन्स जो इनविजिबल रे है ना, वो फिजिकल पार्टिकल्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, जो व्हील को क्या कर रही है, हिट कर रही है, जिसकी वजह से जो व्हील है ना वो स्पिन कर रहा है, कि उसके पास कोई ना कोई स्पीड है, कोई ना कोई मोमेंटम है, कोई ना कोई मास है, वो पार्टिकल नेचर की है और वो कैथोड से एनोड वाली साइड आ रही है। तो कोई साइंटिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने चेक किया कि जो रेज है वो कहाँ से कहाँ आ रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही सेम सेटअप लगा दिया, लेकिन यहाँ पे जो एनोड है ना वो परफोरेटेड था, मींस एनोड में बहुत सारे होल्स थे। तो क्या हुआ, उन्होंने एनोड के एंड पे लगा दिया एक फ्लोरोसेंट कोटिंग, किसकी, जिंक सल्फाइड की। इससे क्या हुआ कि जब इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन के साथ, कोटिंग के साथ बहुत स्पीड से कोई पार्टिकल आके स्ट्राइक करता है या कोलाइड करता है ना, तो ये स्क्रीन ग्लो करती है, जगती है। तो क्या हुआ, जब इन्होंने स्विच को ऑन किया तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, कैथोड से एनोड वाली साइड गए, बहुत जोर से गए, और कुछ तो ब्लॉक हो गए क्योंकि यहाँ पे एनोड था, और कुछ कुछ यहाँ पे स्पेस थी जिससे वो
पास होके वो पीछे सीधा फ्लोरेसेंट कोटिंग को जाके लगे। जब वो पीछे जाके लगे तो ये प्रूफ हो गया कि जो रेज है वो कैथोड से एनोड ही जा रही है, क्योंकि जब वो ग्लो करा, जब एनोड वाली साइड ग्लो करी तो ये पता चला कि जो रेज है वो कैथोड वाली साइड से ही आ रही है और एनोड वाली साइड पे ही जा रही है। तो इसको नेम दिया गया कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड वाली साइड से आ रही थी तो इनको नेम दिया गया कैथोड रेज। तो होता क्या है बेसिकली, ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे करंट देते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे करंट देते हैं, तो इलेक्ट्रोड इसके पास, जो ये इलेक्ट्रोड है कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स खुद होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये मेटल की प्लेट है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दे रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर लग रहा था। इससे क्या हुआ, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाना चाहते हैं, और ये एनोड है पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले को अपनी तरफ बहुत स्ट्रॉन्गली पुल करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की, इसने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा पुल करना, अट्रैक्ट करना है। तो ये बहुत स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड वाली साइड से आके एनोड वाली साइड्स पे लगे। जब एनोड वाली साइड्स पे लगे, क्योंकि एनोड के ऊपर होल्स थे, तो जब वो होल्स से होके जब वो जिंक सल्फाइड की जो फ्लोरेसेंट कोटिंग थी ना नोड के एंड पे, जब उसके ऊपर लगे तो जिंक सल्फाइड क्या किया, वो जो पार्ट था एनोड वाली साइड का वो ग्लो करने लग पड़ा। जब ग्लो करने लग पड़ा तो हमें ये पता चल गया था कि जो रेज है वो कैथोड से आ रही है, कहाँ जा रही है, एनोड वाली साइड से जा रही है। रेज कैथोड से आ रही हैं और एनोड तक जा रही हैं, तो उनको कैथोड रेज कहा। कैथोड रे इसीलिए कहा था क्योंकि इस पे किसी ने कोई पार्टिकल्स नहीं देख पाया था, तो इन्होंने रेज कह दिया था। हालांकि बाद में विलियम ग्रुप ने ये भी बता दिया था कि ये स्ट्रेट लाइन में आती हैं, कैथोड से एनोड वाली साइड में जाती हैं और ये पार्टिकल लाइक नेचर की होती हैं। फिर इसको कैथोड रे पार्टिकल्स भी बोला गया। तो फिर आगे प्रॉपर्टीज की, इनकी कैथोड रेज की, मतलब जो भी पार्टिकल्स क्या इन्होंने देखा वो स्टार्ट हो रही थी कैथोड से और जा रही थी एनोड की तरफ। क्योंकि ये इनविजिबल थी, इनको कोई देख नहीं सकता था, तो उन्होंने एक फ्लोरोसेंट या फोस्फोरिसेंट कोटिंग को यूज़ किया उसके बिहेवियर को देखने के लिए। और ये तो हमने ये देख लिया कि जो कैथोड रेज है ना वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। वो कैसे पता चला था, जब हमने विलियम क्रूक का वो एक्सपेरिमेंट देखा था क्यूब वाला। दे पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। जब पैडल व्हील का हमने एक्सपेरिमेंट करा तो हमने ये देखा कि ये जो रे है ना वो कुछ ना कुछ पार्टिकल के साथ बनी हुई है, मीन्स उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ उसी के पास होगी जिसके पास कोई मास होगा, तो वो पार्टिकल होगा। तो ये पोसेस काइनेटिक एनर्जी, उनके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी थी, और ये कुछ स्मॉल पार्टिकल्स के साथ बनी हुई है। जो ये रेज हैं, कैथोड रेज हैं, वो कुछ ना कुछ स्मॉल पार्टिकल्स के साथ बनी है, क्योंकि इसका कोई ना कोई मास था और मोमेंटम था और इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी थी, जो हमने पैडल व्हील के एक्सपेरिमेंट में देख लिया। फिर हमने ये देखा कि अगर सेम एक्सपेरिमेंट किया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए, पॉजिटिव प्लेट अपर साइड, नेगेटिव प्लेट डाउन साइड, तो ये देखा गया जो इनविजिबल लाइट थी ना, जो कैथोड रेज थी ना, वो बेंड हो गई टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। मतलब जो भी पार्टिकल था, जो भी पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, क्योंकि वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था। ये तो यहीं पे क्लियर होता है कि अगर वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो नेगेटिव ही होगा। अगर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी ऊपर पॉजिटिव एंड डाउन नेगेटिव, तो क्या हमने एक बेंड देखा टू वर्ड पॉजिटिव प्लेट, मतलब जो वो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। फिर हमने सेम एक्सपेरिमेंट करा, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी, फिर हमने अप्लाई की मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो फिर इन रेज में क्या आई, डेविएशन आई, मीन्स ये कहीं ना किसी एंगल पे डेविएट कर गई, बेंड कर गई। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो ये रेस कैसे ट्रैवल करती हैं, ये स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने गैसेस चेंज करके देखी, इलेक्ट्रोड्स जो मेटल्स थे ना उनको चेंज करके देखा, अलग अलग मेटल्स को यूज़ करा एज इलेक्ट्रोड, अलग अलग गैसेज उसके अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर अलग अलग गैसेज रखी, तो उन्होंने देखा कोई भी चेंज नहीं आया, कैथोड रेज में कोई भी चेंज नहीं आया। मतलब कि जो अगर रेज कैथोड से नोड की तरफ जा रही थी तो जो भी चेंज कर लो अभी भी कैथोड से नोड की तरफ ही जा रही है रेज, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वो हमेशा पॉजिटिव साइड पर ही जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर भी वो डेविएशन दिखा ही रही है, चाहे जो मर्जी गैस हो, चाहे जो मर्जी इलेक्ट्रॉन मटीरियल हो। मतलब वो जो पार्टिकल्स थी या फिर वो जो रेज थी ना वो इंडिपेंडेंट थी, या फिर ये कहें वो डिपेंड नहीं करती थी किसी भी मटेरियल पे, किसी भी गैस पे या किसी भी मटेरियल पे। जो कैथोड रे ट्यूब में जितना भी मटेरियल, जो गैसेस प्रेजेंट हैं या फिर इलेक्ट्रोड जो यूज़ किया है, तो वो उस पर मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती थी। कैथोड रे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो उसकी प्रॉपर्टीज थी वही सेकंड में रही, वही थर्ड में रही, वही फोर्थ में रही। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं जो कैथोड रेज के अंदर हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिनको हमने बाद में इलेक्ट्रॉन कहा था, कि हर एक मेटल में, एलिमेंट में, हर एक गैस में, हर एक चीज़ में वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बाद में जे थॉमसन आए जिन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकाला, मेजर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ME। तो उन्होंने क्या किया, वही कैथोड रे ट्यूब ली, उसमें क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करी, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की, लेकिन कैसे की, परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रॉन बीम। जो कैथोड रेज आ रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ जो इनविजिबल रेज आ रही थी उसके परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उन्होंने ऐसा एक अरेंजमेंट बनाया। ये था वो एपरेटस जो जे थॉमसन ने बनाया था, जिससे इन्होंने चार्ज इनटू मास रेशियो को क्या किया था, मेजर किया था। तो उन्होंने CRT ले ली, कैथोड रे ट्यूब ले ली, तो क्या किया, एनोड में ये कर दिया होल, ये कैथोड है, ये एनोड है, एनोड में कर दिया होल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी अप्लाई करी है और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करी है, और यहाँ पे एंड पे लगा दी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो कि जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हिट करेंगे तो ये ग्लो करेगी। मतलब हमें ये पाथ बताएगी बीम का।
अभी ध्यान से सुनना, ये जो रेज है ना, तो ये तो इनविजिबल लाइट है, ये तो मैंने बना दिया, लेकिन ये तो मैम इनविजिबल लाइट है। ये है इनविजिबल लाइट यहाँ तक। जब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन के साथ जब ये कैथोड रे टकराएंगी तो वहाँ पे क्या एक स्पॉट, एक डार्क ग्लोइंग स्पॉट दिखाएंगी। जब से हमें ये पता चलेगा कि जो बीम ऑफ लाइट है वो इधर ट्रैवल कर रही है, सीधा ट्रैवल कर रही है, बेंड हो गई है, अपवर्ड या डाउनवर्ड हो गई है। तो जहाँ पे यहाँ पे डॉट जहाँ पे बनेगा, स्पॉट बनेगा, हमें उसका पाथ पता चलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में है या वो डेविएट कर गई है, वो क्या कर गई है। तो जब स्टार्टिंग में उसने किया तो उसने ना मैग्नेटिक फील्ड लगाई ना इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई। तो उसने क्या किया, स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, डॉट कहाँ पे बना, जब ग्लोइंग डॉट कहाँ पे बना, ये बी पॉइंट पे बना, सबके सेंटर में बना। मीन्स जो लाइन है ना, जो रेज है, कैथोड रेज है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो इसकी वजह से जो डॉट था ना उसके सेंटर में बना, इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन के सेंटर में बना। लेकिन जैसे ही इसने इसके बीच में ही इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो क्या हुआ, जो ये बीम ऑफ लाइट थी ना वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, मतलब पॉजिटिव वाले ने इस इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर को पुल किया। तो फिर उन्होंने देखा कि जो स्पॉट बना ना वो पहले स्पॉट से ऊपर वाली जगह पे बना। मीन्स इसने जो बीम ऑफ लाइट थी ना, जो कैथोड रे था ना, उसको उसने अपनी तरफ पुल कर लिया, और जो रेज थी ना वो ऊपर बनी, जिसको ए पॉइंट कह दिया। फिर उसने इसको भी बंद कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बंद कर दिया। फिर इसने अप्लाई की मैग्नेटिक फील्ड। जब उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो क्या डेविएशन किस तरफ देखने को मिली, वो नीचे को देखने को मिली, जिसको हमने पॉइंट कह दिया सी। मतलब इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो जो कैथोड रे थी वो सीधी की सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करी, और यहाँ पे डॉट बना तो हमें पता चला वो सीधी की सीधी स्ट्रेट लाइन में आ रही है। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की तो वो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो गई, तो यहाँ पे डॉट मिला तो हमें पता चला कि वो डेविएट हो गई है, वो उसकी तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होकर उसने ऊपर डॉट बनाया। फिर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो हमने देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो वो जो डॉट था वो नीचे बना, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट बना। अगर यहाँ पे स्पॉट बना तो जो वो रेज है वो नीचे को डेविएट हो गई। तो फिर उसने क्या किया, उसने तीनों चीज़ें एक साथ करी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई, मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई, और इसको हाई वोल्टेज को ऑन कर दिया। तब तक उसने एडजस्ट किया, तब जब तक ये बीम ऑफ लाइट सीधी नहीं हो जाती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको ऊपर की तरफ पुश करना है, पुल करना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने नीचे को पुल करना है, पुश करना है। तो उसने ऐसी एडजस्टमेंट करी जैसे टग ऑफ वार में नहीं एडजस्टमेंट करते, इसने अपनी तरफ किया, इसने अपनी तरफ किया। तो ऐसे ऐसे एक टाइम ऐसा आया कि जब वो रेज थी ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, जब ऐसा फिनोमिना आया तो तब ये जो रेज थी ना, कैथोड की रेज, वो एकदम स्ट्रेट आने लगी और बी पॉइंट पे आ गई। अगर मैं ओवरव्यू दूं तो ये उसका सेटअप है जहाँ पे उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और जो हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी तीनों को एक साथ ही अप्लाई करवाया। सबसे पहले जब उसने कुछ अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ हाई वोल्टेज दी थी, तो यहाँ पे सिर्फ डॉट बना था बीच में, तो हमें पता चला कि ये जो लाइन है ना, कैथोड रेज है ना, वो सीधी की सीधी ट्रैवल कर रही थी। फिर उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज थे। तो क्या हुआ, ये जो कैथोड रे की जो बीम थी, इनविजिबल थी, वो किसकी तरफ बैंड हो गई, वो हो गई पॉजिटिव प्लेट की तरफ बैंड हो गई, और हमें डॉट दिखा अप साइड, जिसको हमने ए मान लिया। बाद में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हटा दिया, फिर उसने लगाया मैग्नेटिक फील्ड को। जो मैग्नेटिक फील्ड को लगाया तो जो डेविएशन थी उसने देखी, जो स्पॉट है ना वो नीचे की तरफ बना। जब वो नीचे की तरफ बना फिर उसने उसको वो भी हटा दिया। फिर थर्ड टाइम उसने ये करा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और हाई वोल्टेज को एक टाइम पे ही ऑन किया, और उसने उसको एडजस्ट ऐसे किया क्योंकि इसने इस बीम को अप लेके जाना है, मैग्नेट ने इस बीम को नीचे लेके आना है। और तो जे जे थॉमसन ने क्या किया, इन तीनों को क्या कर दिया, परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और इसको परपेंडिकुलर कर दिया इस कैथोड रे के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ऐसा उसने किया, तब तक वो एडजस्टमेंट करता रहा कि जब तक जितना इसने अप पुश किया, जितना इसने डाउन पुश किया, वो इक्वल ना हो जाए, मतलब कैथोड रे जब बस सीधी ना हो जाए तब तक उसने एडजस्टमेंट करी। तो तब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो गई मैग्नेटिक फील्ड की तरह। ये करने के बाद जे जे थॉमसन चार्ज टू मास रेशियो निकाल सकता था। जब उसने चार्ज इंटू मास रेशियो निकाला तो उसका आंसर आया 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग गैसेज, अलग अलग इलेक्ट्रोड के मटेरियल के साथ किया। जितनी बार भी चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करा गया तो वो हमेशा इतना ही करा गया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का सारा क्रेडिट किसको जाता है, वो जे जे थॉमसन को ही जाता है। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन फिर भी जो जे जे थॉमसन को ही डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, क्योंकि हमें पता है कि देखो चार्ज इंटू मास रेशियो वो कैसे निकाल पाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, और कुछ ना कुछ मास था। क्यों मास था, क्योंकि वो पार्टिकल है। अगर वो पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसी की वजह से तो वो पार्टिकल है। तो जे जे थॉमसन ने कैसे ना कैसे करके चार्ज इंटू मास का रेशियो निकाल दिया, जो हमारे पास आया 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कैसे आया कैसे नहीं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके ना चार्ज इंटू मास रेशियो निकाल दिया था, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है। फिर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट कर लिया कि कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उनका नाम था R.A. मिलिकन। जो इन्होंने समझ लो कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करा था जिसको बोला जाता है ऑयल टॉप एक्सपेरिमेंट, जिससे इन्होंने कैसे ना कैसे करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता कर लिया, जो चार्ज था -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम।
हालांकि ये जो वैल्यू है चेंज हो ही जा रही है, अभी अभी चेंज हो ही जा रही है, इंप्रूव हो रही है। जैसे 1.6 कहा था -1.6, तो अभी जैसे 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे करके जो इसकी जो रियल चार्ज की वैल्यू है वो वैसे वैसे ऐसे ऐसे इंप्रूव हो जा रही है। तो अभी जे थॉमसन ने तो चार्ज इंटू मास की रेशो निकाल दी थी, जो हमारे पास आई 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर केजी। और अभी हमारे पास चार्ज भी है, हमारे पास चार्ज भी आ गया, हमारे पास चार्ज इंटू मास की भी रेशो है। तो हमारे पास अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमने वैल्यूज पुट की और हमने कैसे ना कैसे करके जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो कैलकुलेट किया, जो हमारे पास आया 9.10 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या आया, मास आया इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये मास बहुत ही ज़्यादा छोटा था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था, जो हाइड्रोजन के एटम से भी ये बहुत ज़्यादा छोटा था। तो ये माना गया है कि ये कुछ है जो एटम से भी छोटी है। क्योंकि ये एटम से भी बहुत ज़्यादा छोटी थी तो इनको कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। जिससे हमें ये पता चला कि जो एटम्स फर्दर कैन डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन कर दी, इसके बाद हमें प्रोटॉन की इन्वेंशन करनी है, उसके बाद हमें न्यूट्रॉन की इन्वेंशन करनी है। इसी के साथ साथ हमने मॉडल्स पढ़ने हैं जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोहर का,